नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, अगर आप आर्मी जीडी, टेक्निकल क्लर्क, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, राजस्थान पुलिस एसआई और अन्य आयोजित होने वाले एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित होंगे। यहाँ पर आपको इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और साथ ही मिलेंगे जनरल साइंस के ऐसे शानदार शानदार क्वेश्चन जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछ जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। कहीं नहीं जाइए, जुड़े रहिए। 25 क्वेश्चनों का एक छोटा सा संग्रह है और खुद निर्णय करें कि क्वेश्चन कैसे हैं। अगर आपको क्लास और क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास का पहला क्वेश्चन। आप सभी के सामने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कि वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था। जाना पहचाना नाम दोस्तों आपने सुना होगा, वास्को डी गामा कहां के व्यक्ति थे? तो दोस्तों ये पुर्तगाल के एक नाविक सैनिक थे। ये कौन? वास्को डी गामा। ये यूरोप से भारत आने वाले जो सीधी यात्रा करने वाले जो जहाज थे, ये उनके सरदार थे। उनके क्या थे? सरदार। और माना जाता है कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाले, समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वह कौन है? वास्को डी गामा है। ये दोस्तों भारत में कहां पहुंचा था? तो सबसे पहले ये भारत पहुंचा था केरल में। और केरल में कौन से पतन या कौन से बंदरगाह, कौन से शहर में पहुंचा था? तो दोस्तों ये पहुंचा था कहां पर? कालीकट में। कालीकट, जिसे किसी समय कोझिकोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोझिकोड। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों ये कि वास्को डी गामा सबसे पहले पहुंचते थे कहां पर? केरल के। कहां पर? कालीकट। कहां पर? कोझिकोड में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे 1498 ईस्वी को। अब तक आपने 1498 का नाम तो सुना है, लेकिन अगर तिथि आपसे पूछी जाए तो वह कौन सी है? 17 मई 1498 को वो भारत पहुंचे थे। और इसी दिन से समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों ये पुर्तगाल के व्यक्ति थे। आपसे अगर पूछा जाए कि पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहां पर लगाई थी, तो पुर्तगाली लोगों ने भारत में सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री है वो कहां? कालीकट में लगाई थी। कालीकट जहां पर ये आया था वहीं पर इसने सबसे पहले लगाई थी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में तंबाकू, तंबाकू मतलब जो मादक पदार्थ है, उस तंबाकू का प्रचलन जो है उसका श्रेय किनको दिया जाता है? तो तंबाकू के प्रचलन का श्रेय भी पुर्तगाली लोगों को ही दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मुद्रण मशीन छापने की मशीन जो है वो सबसे पहले किन लोगों के द्वारा लाई गई? तो सबसे पहले पुर्तगाली लोगों के द्वारा ही लाई गई थी। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुत सी जानकारी आपको यहाँ पर दी है पुर्तगाल और वास्को डी गामा के बारे में। आपको पता होगा भारत के गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का यह अधिकार था, लेकिन 1950 में भारत सरकार ने जन आंदोलन स्थापित करे और उन लोगों को यहां से खदेड़ कर और गोवा, दमन, दीव को भारत में मिला लिया गया था। तो ये क्वेश्चन था यहाँ पर दोस्तों, शानदार क्वेश्चन। अपना तरीका यहाँ पर यही रहेगा, क्वेश्चन भले ही कम हो लेकिन क्वेश्चन को व्याख्या सहित और जितने ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं उनको यहां पर तैयार करवाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल निम्न में से कहां पर स्थित है? दोस्तों हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। हवा महल किसने बनाया था? याद रखना, हवा महल जो है ये सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। किनके द्वारा बनवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। कब बनवाया गया था? 1799 ईस्वी में बनवाया गया था। हवा महल के वास्तुकार कौन है? वास्तुकार, डिजाइन देने वाले कौन है? तो वो व्यक्ति है लाल चंद उस्ता। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हवा महल के डिजाइनकार कौन है या उसके वास्तुकार कौन है? तो कौन है? लालचंद उस्ता है। हवा महल कितने मंजिला इमारत है? तो दोस्तों ये 5 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनी ये 5 मंजिला इमारत, और इसमें जाली और झरोखे इतने सुंदर हैं जो जयपुर शहर की शोभा बढ़ाते हैं। एक इतना शानदार महल है जिसको अपन कहते हैं हवा महल। याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 23
अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ये तो आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 को हुआ था। किन किन के बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक तरफ और दूसरी तरफ मुगल और नवाब की सेनाएं थी, उन दोनों के बीच में लड़ा गया था। यहां पर पूछा अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने ये युद्ध लड़ने के लिए किसको भेजा था? हेक्टर मुनरो को। किसके साथ? एक तो मुगल लोग थे और दूसरे वहां के नवाब जो लोग थे, उनके बीच ये युद्ध हुआ और इसमें विजय किसकी हुई? अंग्रेज सेना अर्थात कंपनी की क्या होती है? विजय होती है। और मुगल और नवाब क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। हारने के बाद वो बिहार, वो झारखंड वाला हिस्सा, वो पश्चिम बंगाल वाला जो हिस्सा है, वो कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया। चलिए देखते हैं इसी प्रकार का एक शानदार अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। किसी भी शब्द से संबोधित कर सकते हैं। राजकीय नीति, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? इनमें से कौन है जिन्होंने हड़प नीति लागू करी, राजकीय नीति, जब्ती सिद्धांत नीति उन्होंने करी, राज्य हड़प नीति, गोद प्रथा निषेध नीति, व्यापगत सिद्धांत किसने किया? तो ये सभी बातें अगर एग्जाम में दोस्तों पूछ जाती है तो उसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में भारत के गवर्नर बनकर यहां आए थे और उन्होंने अपने क्षेत्र में विस्तार करने के लिए राज्यों को हड़पने की नीति, राज्य विनाश करने की नीति, जब्ती सिद्धांत, व्यापगत गोद निषेध नीति उन्होंने लागू कर दी। इस तरह के सिद्धांत लागू कर वो अपनी सीमाओं का विस्तार करने लग गए थे। वह व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। पूछ सकते ये गवर्नर कब बने थे? ये 1848 में भारत के गवर्नर बने थे। राजकीय की नीति आए तो भी डलहौजी, हड़प नीति आए तो भी, जब्ती सिद्धांत आए तो भी, व्यापगत सिद्धांत आए तो भी और गोद निषेध नीति आए तो भी नाम किसका आएगा? लॉर्ड डलहौजी का ही आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में डाल रखी है, वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन यहां पर जीके और जनरल साइंस के मिलेंगे। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है इसके लेखक दोस्तों माने जाते हैं एक महत्वपूर्ण समाज सुधारक व्यक्ति थे जिनका नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। कौन थे? महर्षि दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश कौन सी भाषा में लिखी गई? याद कर लेना, इसे हिंदी भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक की रचना कब की गई? तो इस पुस्तक की रचना 1785 ईस्वी में की गई। सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहां पर की गई? तो दोस्तों इसकी रचना की गई थी राजस्थान के उदयपुर शहर में। कहां पर? जब वो उस समय उदयपुर रहते थे और वहां पर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना करी है। इसी वजह से जहां पर दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी उस स्थान को वर्तमान में दोस्तों क्या कहते हैं? वर्तमान में उस स्थान को सत्यार्थ प्रकाश भवन के नाम से जाना जाता है। उस भवन, जिस भवन में बैठकर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी, उस भवन का नाम वर्तमान में क्या हो गया? सत्यार्थ प्रकाश भवन कर दिया गया। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सत्यार्थ प्रकाश का पहला संस्करण कहां से जारी किया गया, तो सत्यार्थ प्रकाश का पहला संस्करण अजमेर से जारी किया गया। उदयपुर में लिखी गई, 1785 में लिखी गई, हिंदी भाषा में लिखी गई, दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई। कितने क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर एक साथ तैयार करवाए। दोस्तों अगर आपको ये क्लास और क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? ब्रिटिश संसद में वो सांसद बन गए थे, वो व्यक्ति यहां पर कौन है? तो दोस्तों वह व्यक्ति था दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दोस्तों इसको एक उपनाम से भी जानते हैं। इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनको एक और भी नाम से जानते थे और वो नाम क्या था? इनको भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से जानते थे। भारत का बूढ़ा व्यक्ति, भारत के एक वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से भी जानते थे। दोस्तों इनका जन्म जो है ये 1825 ईस्वी में एक पारसी परिवार में हुआ था।
छोटी उम्र में पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद भी उसकी माताजी ने उनको अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाई। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए और वहां पर उन्होंने क्या किया, इस ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ा। कब लड़ा? 1892 ईस्वी में, और विजयी हो गए और ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय के रूप में जाने गए। दोस्तों, ये एक और भी रूप में पहचाने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी हैं, ये पहले कॉलेज प्रोफेसर थे। ये भारत के क्या थे? भारत के वो पहले व्यक्ति थे जो कॉलेज प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए, और ये गणित के प्रोफेसर थे। ये गणित के प्रोफेसर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। ये भारत के पहले प्रोफेसर के रूप में जाने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी, जन्म 1825 में। सांसद कब बने थे? 1892 में। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा था? तो दोस्तों याद रखना, दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश में लिबरल जो पार्टी है, कौन सी पार्टी? लिबरल जो पार्टी है, इस पार्टी से चुनाव लड़ा और विजय हो गए थे। इसीलिए जाने जाते हैं कि पहले सांसद के रूप में, पहले प्रोफेसर भी बने थे। वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से भी इनको जाना जाता है। और 1886 ईस्वी में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो 1886 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, और एक नाम और आता है, वो आता है कोटा बैराज। ये चारों बांध जो है ये चंबल नदी पर बने हुए हैं। दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में कहां से होता है? महू से होता है। शिवालिक वहां पर पहाड़ियां हैं, जनापाव की। कौन सी पहाड़ियां हैं? जनापाव की पहाड़ियां हैं। उन जनापाव की पहाड़ियों के महू, इंदौर, मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। उसके बाद ये उद्गम के बाद राजस्थान की ओर आती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में इस पे एक बांध बना है जिसका नाम क्या है? गांधी सागर बांध। उससे वो आगे चलती है तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में इस पर एक और बांध बना है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। उसके बाद आगे चलती है, एक और बांध बना है जिसका नाम है जवाहर सागर, और उसके बाद में एक और बांध बना है जिसका नाम क्या है? कोटा बैराज। तो ये चारों बांध जो है ये कौन सी नदी पर बने हुए हैं? चंबल नदी पर बने हुए हैं। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और भी अगर आप क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो मैंने वहां पर आर्मी मॉडल टेस्ट पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में? तो दोस्तों, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य आर्मी के एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है। यह भारत के कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। आरआरबी कोलकाता की एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक निम्न में से कहां से प्राप्त होता है? ये सभी भारत के स्थान है। इनमें से कौन से स्थान पे विश्व के सर्वोत्तम कोटि का अभ्रक है, जो एक अधात्विक प्रकार का खनिज है? और यह खनिज कहां से प्राप्त होता है? तो राजस्थान की हजारीबाग की खान से प्राप्त होता है, जो झारखंड में स्थित है, और वहां पर से अभ्रक प्राप्त होता है, जो विश्व की सबसे उच्च कोटि का अभ्रक माना जाता है। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? विभाजन कौन? भारत और पाकिस्तान के विभाजन। ये 1947 में जब विभाजन हुआ था तो विभाजन के तुरंत बाद सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित कौन से उद्योग हुए? तो दोस्तों, जूट और रुई उद्योग हुए हैं, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जो बांग्लादेश बना है, ये जूट उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया। अधिकतर जूट उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया। जूट की मिलें भारत में रह गई, मिलों को कच्चा माल नहीं मिल पाया और भारत के इस उद्योग को घाटा झेलना पड़ा या इसका विनाश हुआ। रुई उद्योग मतलब कपास, सूती वस्त्र उद्योग या कपास उद्योग, क्योंकि वर्तमान पाकिस्तान वाला ये पंजाब का जो क्षेत्र है, सिंध का ये जो क्षेत्र है, यहां से कपास उत्पादित होता था। कपास उत्पादित क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण भारत की मिलों को कच्चे माल के रूप में कपास नहीं मिल पाया और बड़ी हानि हुई। इसलिए भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान भारत को सबसे ज्यादा घाटा किसको हुआ? जूट और रुई अथवा कपास अथवा सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि उनके उत्पादक क्षेत्र तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में चले गए और उनकी मिलें कहां रह गई थी? भारत में रह गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जायरे का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों, जायरे जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, और उस अफ्रीका महाद्वीप में जो जायरे देश है उसका पुराना नाम
क्या है? तो उसका पुराना नाम क्या है? कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य का विभाजन कर दिया गया और एक क्षेत्र बना दिया जायरे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इनमें से कौन है जो एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो दोस्तों अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं तो तुर्की देश से एशिया में प्रवेश होता है। और तुर्की टर्की जो है ये यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में फैला हुआ है। अमेरिका से, यूरोप से अगर एशिया की तरफ आते हैं तो सबसे पहले इन देशों में कहां प्रवेश करना पड़ेगा? टर्की अथवा तुर्की में प्रवेश करना पड़ेगा, इसलिए इसे एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा क्या है? बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, बहुत बार इसके बारे में आपने दोस्तों सुना भी है कि मोनालिसा क्या है। तो दोस्तों मोनालिसा एक चित्र है। क्या है? ये एक चित्र है, ये एक ऑयल पेंटिंग भी है। कैसी पेंटिंग है? ये एक ऑयल पेंटिंग भी है, ये एक चित्र है मोनालिसा। किसने बनाया था मोनालिसा? सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोनालिसा दोस्तों है क्या? तो ये क्या है? ये एक इटली के रहने वाले एक व्यापारी थे। उनकी पत्नी जो थी वो क्या है? उनका नाम क्या था? मोनालिसा था। दोस्तों अब क्या हुआ, उस व्यापारी ने, अब उसकी ये पत्नी जो मोनालिसा है, ये प्लेग महामारी की वजह से उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो उसकी याद में उसके पति ने उसकी मूर्ति बनाना चाहा। वो किसके पास गए? वो एक व्यक्ति के पास गए, नाम याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, लियोनार्डी दी विंची। इस व्यक्ति के पास मूर्ति बनवाने के लिए गए। उन्होंने मूर्ति बनाकर तो दी नहीं, और उन्होंने क्या बनाया? एक चित्र बनाया, और उसका नाम क्या रखा गया? मोनालिसा। ये कब बनाया गया दोस्तों? ये बनाया गया 1503 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक। ठीक है, लेकिन मोनालिसा चित्र बनाने में लियोनार्डो दी विंची ने इतना खर्चा कर दिया कि वह व्यापारी उस खर्चे को नहीं चुका पाया, और अंत में उनकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और दुनिया में उस प्रसिद्ध चित्र को कहा गया क्या? मोनालिसा के नाम से जाना गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है, मोनालिसा चित्र किसने बनाया? तो लियोनार्डो दी विंची के द्वारा बनवाया गया, और यह एक क्या है? चित्र है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैंने वादा किया था आपसे, आपको यहाँ पर बहुत सी नई नई जानकारियां यहाँ पर मिलेंगी। और दोस्तों अगर आप इसी प्रकार की नई नई जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि प्रतिदिन आपको वीडियो मिल जाए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे पहले वेदों की संख्या 4, चारों वेद आपके सामने है। इसमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। हीनयान और महायान किस धर्म के दो भाग हैं? तो दोस्तों हीनयान और महायान है, ये कौन से धर्म के हैं? तो यह दोस्तों बौद्ध धर्म के दो भागे हैं। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान और दूसरा महायान के रूप में। अगला, न्याय दर्शन का लेखक या न्याय दर्शन के प्रणेता निम्न में से कौन है? तो महर्षि गौतम है, वो न्याय दर्शन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है वो प्रतिवर्ष 207 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सेना दिवस कब मनाते हैं, तो दोस्तों 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30 जनवरी को दोस्तों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी, 15 जनवरी को सेना दिवस, और दोस्तों 4 दिसंबर को मनाते हैं क्या? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष नौसेना दिवस। क्या मनाते हैं? नौसेना दिवस। तो एक दिवस तो आपको याद कर लेना है। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दें। आप वीडियो देखते जरूर हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं देते यार, क्या खर्चा लगता है आपका? कम से कम आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई तो दें। सुधार में क्या करना है वो आप जानकारी भी दें, कुछ तो जानकारी आप जरूर दें। यूं ही एक तरह से मतलब एक शांत बन के मत बैठो। भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन है? बेटन कप है, ये सबसे पुराना है, हॉकी से संबंधित है।
अब साइंस स्टार्ट हो चुकी है। पीलिया से प्रभावित होता है कौन सा? तो पीलिया से दोस्तों यकृत, लीवर, जिगर प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला जो विटामिन है दोस्तों, यह है विटामिन ए। विटामिन ए जब तक शरीर में है तब तक संक्रमण होने से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत इनमें से क्या हो सकता है? तो दोस्तों प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है वो इनमें से क्या है? सोयाबीन है। सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी दोस्तों कौन सी है? जांघ की हड्डी है जो सबसे लंबी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? कि लड़ो और भाग जाओ हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो वह कौन सा है? एड्रीनल। कौन सा है? एड्रीनल हार्मोन है। ये लड़ो, उड़ो और भाग जाओ हार्मोन के रूप में जाना जाता है। पाचन तंत्र का हिस्सा निम्न में से नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है यकृत, पित्ताशय और आंत जो है ये पाचन तंत्र के हिस्से हैं, लेकिन कॉर्निया इसका हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों कॉर्निया क्या है? ये अपने आंख का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? आंख का हिस्सा है, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी का अंगदान होता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं कि मानव के द्वारा किए गए प्रदूषण निम्न में से कौन से नाम से जाने जाते हैं? तो मानव के द्वारा जनित जो प्रदूषण है दोस्तों ये परजैविक के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतने क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देंगे। साथ ही जो दोस्त यहां पर पहली बार आए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यह वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी जीडी टेक्निकल क्लर्क, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की, बैंकिंग की, डीएसएसबी और अन्य आयोजित होने वाले एग्जाम, राजस्थान पुलिस एसआई, रीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन वरदान साबित होंगे। तो दोस्तों आज का सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।